प्रिय विद्यार्थियों, मैं हूं डॉक्टर वेद प्रकाश यादव, सह आचार्य बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज मैं बीए पार्ट फर्स्ट फिजिकल ज्योग्राफी से संबंधित एक व्याख्यान आपके लिए लेकर आया हूं। व्याख्यान का विषय है नदी द्वारा निर्मित अपरदनात्मक स्थलाकृतियाँ। तो आइए हम नदी के अपरदन से बनने वाले जो स्थल रूप हैं, जो स्थलाकृतियाँ हैं, उनको समझें। इससे जो पिछला वीडियो था उसमें मैंने नदी के अपरदन से संबंधित ही कुछ जानकारियाँ आपको सामान्य परिचय के तौर पर दी थी। नदी के अपरदन को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, नदी के अपरदन के कौन कौन से रूप हैं, ये सब हमने पढ़ लिए हैं। अब हम इस अपरदन से बनने वाले स्थल रूपों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो इनमें सबसे पहला स्थल रूप हम ले रहे हैं वी आकार की घाटी। बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल रूप है। नदी जब अपनी घाटी में, जब नदी का प्रवाह होता है तो घाटी का निर्माण होता है, और घाटी के निर्माण में नदी अपनी तली की जो चट्टानें हैं उनके ऊपर लंबवत अपरदन करती है, और उस लंबवत अपरदन के परिणाम स्वरूप घाटी का निर्माण होता है। और घाटी की जो आकृति है वो अंग्रेजी के अक्षर वी जैसी हो जाती है। इस कारण से इस घाटी का नाम वी आकार की घाटी रखा जाता है। इस घाटी का जो विकास है, वी आकार की घाटी का जो विकास है, वह क्रमशः होता है, यकायक नहीं होता है। और इसका विकास मुख्य रूप से दो बातों पर निर्भर करता है। नंबर एक, घाटी में स्थित जो चट्टानें हैं उनकी कोमलता और कठोरता पर निर्भर करता है। और नंबर दो, अपरदन चक्र की अवस्था पर निर्भर करता है। तो ये वी आकार की घाटी, जहां इसकी घाटी में कोमल चट्टानें होती हैं, शीघ्रता से एक वी आकार की घाटी का रूप ले लेती है, जल्दी निर्माण हो जाता है। जबकि कठोर चट्टानों वाले क्षेत्र में इसका निर्माण स्नेह स्नेह धीरे धीरे होता है। इसी प्रकार का एक स्थल रूप है गॉर्ज, या जिसको महाखड्ड भी कहा जाता है। गॉर्ज और महाखड्ड गॉर्ज या महाखड्ड जो है, यह तेज ढाल वाला और खड़े पार्श्वों वाला एक स्थल रूप है। यह मूलतः एक संकड़ी और गहरी घाटी होती है, जिसके जो पार्श्व होते हैं वो बहुत ही तीव्र ढाल वाले होते हैं। इसके पार्श्व कठोर और प्रतिरोधी शैलों से निर्मित होते हैं। इसकी चौड़ाई की अपेक्षा गहराई काफी अधिक होती है। उदाहरण यदि हम देखें तो भारत में भी अनेक नदियों में गॉर्ज के उदाहरण दिखाई देते हैं। सिंधु, सतलज, भागीरथी, ब्रह्मपुत्र, अलकनंदा आदि अनेक नदियों में हम जब इनकी घाटियों को देखते हैं तो वहाँ बहुत गहरे गॉर्ज दिखाई देते हैं। सिंधु गॉर्ज तो बहुत ही गहरा है, जिसकी गहराई 5200 मीटर है। इसी प्रकार से एक तीसरी आकृति है कैनियन। कैनियन का अर्थ होता है गंभीर खड्ड। इसको गंभीर खड्ड के नाम से भी जानते हैं। यह भी एक गहरी संकड़ी गॉर्ज होती है बेसिकली, जिसके पार्श्व सीधी खड़ी दीवार जैसे दिखाई देते हैं। तो ये और भी ज्यादा खड़े ढाल वाला गॉर्ज है। ये मान लीजिए गंभीर है, मतलब बहुत गहराई वाले हैं ये। और इनकी जो गहराई है वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग देखी गई है। चौड़ाई और लंबाई जो होती है वो भी इनकी भिन्न भिन्न होती हैं। इनका निर्माण मूलतः शुष्क और अर्धशुष्क प्रदेशों में देखा गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका में ग्रैंड कैनियन और कोलोराडो पठार पर कोलोराडो, स्नेक, अरकानसास आदि नदियों के कैनियन बहुत ही संकड़े हैं और बहुत ही गहरे हैं। ये बहुत ही ज़्यादा संकड़ी आकृति है और गहरे होते हैं,
गॉर्ज से अधिक संकड़े और गहरे होने के कारण एक नया नाम इनको दे दिया गया कैनियन। बाकी बेसिकली गॉर्ज और कैनियन की निर्माण प्रक्रिया है वह एक समान ही होती है। ठीक इसी प्रकार से एक अन्य स्थलाकृति का निर्माण नदी अपने अपर्दन के दौरान करती है, जिसको हम कहते हैं जलप्रपात। नदी की तली में भिन्न संरचना वाली शैलें पाई जाती हैं और ढाल की भी विषमताएं पाई जाती हैं। कहीं इस कारण से उसका जो बहाव है वो कहीं मंद होता है और कहीं पर तीव्र हो जाता है। नदी की तली में यदि मान लीजिए कोमल और कठोर चट्टानें क्रमशः बिछी हुई हैं, तो कोमल चट्टानों का स्वाभाविक तौर पर अपर्दन शीघ्रता से हो जाता है, जबकि कठोर चट्टानों का अपर्दन कोमल की तुलना में धीमी गति से होता है। इस कारण से एक समय के बाद कोमल चट्टानें नदी के मार्ग में अत्यधिक अपर्दित हो जाने के कारण कठोर चट्टानों के कम अपर्दन के कारण दोनों के बीच में एक गैप बन जाता है, अर्थात कोमल चट्टानें काफी ऊंचाई पर खड़ी रह जाती हैं और नदी की तली में, मैं माफी चाहूंगा, सॉरी, आपकी जो कठोर चट्टानें हैं वो तो काफी ऊंचाई तक खड़ी रह जाती हैं, उनका अपर्दन कम होता है, जबकि कोमल चट्टानों का अपर्दन अधिक होने से वहां पर एकदम नीची घाटी बन जाती है और वहां जल ऊंचाई से नीचाई को गिरता हुआ स्पष्ट तौर पर दिखाई देता है। यही ऊंचाई से नीचाई की ओर गिरता हुआ जो जल है ये जलप्रपात कहा जाता है, इसी को जलप्रपात कहते हैं। तो ये सामान्यतः कठोर और कोमल शैलें जहां क्रमिक रूप से बिछी होती हैं वहां पर इनका निर्माण होता है। इसी प्रकार से एक और अन्य स्थलाकृति है क्षिप्रिका। क्षिप्रिकाएं भी जहां कोमल और कठोर चट्टानें साथ साथ बिछी होती हैं, क्रमशः बिछी होती हैं और नजदीक नजदीक होती हैं, तो नदी में कोमल चट्टानों का अपर्दन हो जाता है, कठोर चट्टानें उसके बाद आ जाती हैं, फिर कोमल, फिर कठोर, फिर कोमल, फिर कठोर, इस तरह की जब चट्टानें होती हैं तो कोमल चट्टानों के अधिक अपर्दन के कारण जो नदी का जल है वह एक लहर लेता हुआ बहने लगता है, लहर नुमासी उसकी आकृति बन जाती है। इसको हम नदी क्षिप्रिका के नाम से जानते हैं। नदी की तली में जो असमान संरचना वाली शैलें बिछी हुई हैं उनके कारण विषम अपर्दन होता है और विषम जो अपर्दन है उसी का ये परिणाम होता है क्षिप्रिकाएं। ठीक इसी प्रकार से जलज गर्तिकाएं होती हैं और अवनमित कुंड, ये भी अपर्दन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां हैं। नदी की तली में जल की भंवरों के द्वारा कंकड़, पत्थर आदि जो प्रावार शैल के पदार्थ हैं, उन पदार्थों को जब नदी का जल के साथ वो पदार्थ बहते हैं तो एक तरह से ड्रिल मशीन की तरह काम करते हैं, छेदन का कार्य करते हैं, ड्रिलिंग का काम करते हैं नदी की तली में, और उससे नदी की तली में छोटे छोटे गड्ढे बन जाते हैं, गर्त बन जाते हैं। ये जो छोटे छोटे गड्ढे हैं ये धीरे 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 इनमें फिर प्रावार सेल घूमता रहता है और उससे वो बड़े गड्ढे का रूप ले लेते हैं, और इस तरह से जो बने हुए ये गड्ढे हैं ये जलज गर्तिका के रूप में जाने जाते हैं। पोर्ट होल्स के नाम से इनको जाना जाता है। इन गर्तों का अगर चौड़ाई बढ़ जाए, इनका व्यास बढ़ जाए और उनकी गहराई भी बढ़ जाए तो फिर ये बहुत बड़े गड्ढों के रूप में आ जाते हैं और इन बड़े गड्ढों को अवनमित कुंड के नाम से जाना जाता है। बेसिकली जलज गर्तिका का ही वृहद रूप है अवनमित कुंड। नदी की तली में कोमल शैलों जैसे चूना पत्थर, कैल्साइट, बलुआ पत्थर, शैल इत्यादि का अपर्दन शीघ्र हो जाता है, और इसकी तली में जो कठोर चट्टानें हैं, उदाहरण के तौर पर जैसे संगमरमर है, क्वार्टजाइट है, ग्रेनाइट है, वहाँ इनका अपर्दन धीमी गति से होता है क्योंकि ये ज़्यादा कठोर होती हैं। तो इनमें देर से इस तरीके की अपर्दन की घटनाएं होती हैं
जहाँ कोमल क्षेत्र है वहाँ पर ये जलज गर्तिकाएं और अवनमित कुंड शीघ्रता से बना दिए जाते हैं। नदी के अपरदन से संबंधित अन्य स्थलाकृतियां भी हैं, जिनमें एक है संरचनात्मक पीठिकाएं, जिनको स्ट्रक्चरल बेंचेज के नाम से जानते हैं। इनकी उत्पत्ति नदी के मार्ग में कोमल और कठोर शैलों की क्षैतिज परतों के अल्टरनेट रूप में बिछे होने से होती हैं, एकांतर रूप में बिछे होने से होती हैं। इस दशा में जो अपर्दन होता है वो भिन्न भिन्न शैलों का भिन्न भिन्न दर से अपर्दन होता है, भिन्न भिन्न दर से उनमें कटाव होता है। तो जो प्रतिरोधी शैलें हैं वो बाहर की ओर उभरी हुई रह जाती हैं और इसका परिणाम यह होता है कि घाटी के पार्श्वों पर, घाटी के दोनों किनारों की तरफ सोपान जैसी आकृतियां बन जाती हैं। और यही जो सोपान जैसी आकृतियां हैं ये नदी वेदिकाओं के से मिलती जुलती हैं, लेकिन इनसे ये भिन्न होती हैं। इनकी उत्पत्ति में संरचनात्मक नियंत्रण होने के कारण इनको नाम संरचनात्मक पीठिकाओं का दिया गया है। ये संरचनात्मक पीठिकाएं कहलाती हैं। इसी प्रकार से नदी वेदिकाएं हैं। नदी वेदिकाओं की जो रचना है इसको लेकर के वार्सेस्टर महोदय एक विद्वान हुए हैं भौतिक भूगोल के, जियोमॉर्फोलॉजी के। उन्होंने इनको इस प्रकार से परिभाषित करने की कोशिश की है कि नदी वेदिकाएं स्थल खंड की चौड़े सिरे वाली पट्टियां हैं जिनमें दोनों ओर नदी के अति प्रवणित किनारे मिलते हैं। इनका निर्माण सरिता द्वारा असंगठित पदार्थों के निष्कासन के दौरान होता है, जिनकी पुनर्प्राप्ति उत्थान द्वारा होती है, जिसमें अवसाद, भार वृद्धि और आयतन वृद्धि होती है। तो नदी वेदिकाएं नदी घाटी के पार्श्वों पर एक विशाल सोपान की एक तरह की पंक्ति सी दिखाई देती है। ये वेदिकाएं वास्तव में प्रारंभिक बाढ़ के मैदान के अवशेष के रूप में होती हैं। जब बाढ़ का मैदान बनता है तो उसके अवशेष के तौर पर ये होती है। ये वेदिकाएं कई जगह युग्मों के रूप में भी जानी जाती हैं, देखी जाती हैं, और बहुत सी जगह ये युग्म के रूप में नहीं भी होती हैं। दोनों तरह की स्थितियां इनमें पाई जाती हैं। एक स्थलाकृति है नदी विसर्प। नदी जब अपने मार्ग में चलती है तो उसके मार्ग में कहीं बाधा उत्पन्न हो जाती है यदि, तो वहां से नदी अपना मार्ग बदल लेती है, मोड़ पड़ जाता है नदी में, और यही नदी के जो मोड़ हैं ये नदी विसर्प के नाम से जाने जाते हैं। और जब नदी इस विसर्प में से छोड़ करके कालांतर में फिर से सीधा मार्ग बना लेती है तो ये मोड़ का जो बचा हुआ भाग है इसमें पानी भर जाता है, और पानी भरने के कारण ये एक झील के रूप में आ जाती है। ये गोखुर झील के नाम से जानी जाती है। बेसिकली नदी विसर्प और गोखुर झील का जो निर्माण है यह अपर्दन और निक्षेप दोनों क्रियाओं का प्रतिफल होता है। दोनों क्रियाएं इसमें एक साथ होती हैं, इनके कारण से यह आकृति बन पाती है। एक किसी प्रकार से संप्राय मैदान की रचना भी होती है। संप्राय मैदान सामान्य अपर्दन चक्र की अंतिम अवस्था का सूचक होता है। नदी के अपर्दन चक्र को जब हम पढ़ते हैं तो उसके अंतिम अवस्था में संप्राय मैदान की हम बात करते हैं। यह वह स्थिति है जबकि नदी के द्वारा संपूर्ण भूभाग को लगभग समतल कर दिया गया है, अपर्दन का कार्य हो गया है। लंबवत अपर्दन के कारण जो इसके ऊंचे उठे हुए भाग थे वो समाप्त हो जाते हैं, और जिससे संपूर्ण मैदान एक समतल मैदान के रूप में दिखाई देता है, जिसमें कहीं कहीं जो बहुत ज़्यादा कठोर चट्टानें उभरी हुई प्रतीत हो सकती हैं, जिनको मोनोडोनाक के नाम से जाना जाता है। बाकी संपूर्ण प्रदेश सामान्य रूप से एक समतल मैदान में बदल जाता है। इसको संप्राय मैदान का नाम दिया गया है। तो ये थी अपर्दन से निर्मित अनेक स्थलाकृतियाँ, जिनको आपको याद करने की, समझने की ज़रूरत है।
आज के इस वीडियो